क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है जो पिछली साल ही आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था सेट 1 में। तो एज़ यूजुअल जल्दी से क्वेश्चन को आप रीड आउट करो, वीडियो पॉज करके कोशिश करिए खुद से सॉल्व करिए। बेसिक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कहेंगे लेकिन बेसिक है बहुत ही, मतलब अगर आपको सर्कल का कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप लोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, बाकी में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, मैंने इसीलिए पहले से सॉल्यूशन करके रखता हूँ। चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आते करें। अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। एक ये डायग्राम दिया गया, एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप में बैकयार्ड है। AB है 7 सेंटीमीटर, BC है 15 सेंटीमीटर गिवन है, ये देखिए। A circular pit was dug inside in such that it touches all the walls AC, BC and AB। इसके बीच में हमने एक क्या किया, डग आउट किया है एक सर्कल के शेप में जो कि तीनों बाउंड्रियों को इसके टच कर रहा है। AP एक्स है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो AP है वो हमको एक्स बोला गया है। तो चलिए पहले AP पर आते हैं। जो AP पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन है इस जगह का, ये हमारा क्या एक्स मीटर AP इतना दिया गया। तो कह रहे रीड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन द टर्म्स ऑफ एक्स। AR हमारा पोर्शन ये रहा, हमको फाइंड करना AR यहाँ तक का डिस्टेंस। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि क्लास 10th में चैप्टर 8 सर्कल में हमने पढ़ा है, सॉरी 10 में। वो ये है कि हमारे पास अगर एक इधर बना, अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के बाहर अगर हमने एक पॉइंट लिया है तो उसे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे और वो दोनों टेंजेंट की जो आपस में लेंथ होती है वो क्या होती है जी, इक्वल होती है। दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ऐसे ही जो AR है और AP है, क्योंकि सर्कल के बाहर एक पॉइंट A है, तो जो AR है और AP उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो AR है वो ही हमारा क्या होगा डियर, AP। तो AR भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बीटा। पहले का तो सिंपल सा आंसर होगा, डायरेक्ट आप लिख देंगे बाय द थ्योरम। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं कि सर AP और AR इक्वल कैसे हो गए। यार मैंने बताया ना कि अगर ये पॉइंट A है, ये R है और ये P है, तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। इतना आप वहाँ पे लिख सकते हो। पहले का आंसर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, तो इसमें कोई, और कभी भी आप केस स्टडी क्वेश्चंस करने बैठे तो ऐसा टीचर एज्यूम करता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट आता है, उस मतलब NCERT बेसिक आपको आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि राइट द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर BQOR। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है BQOR, ये रहा देखो BQO और R। ये आपको बताना ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। बेसिक कंसेप्ट क्लास 9 का। O सेंटर है, O से मैंने Q को मिलाया। Q क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी टेंजेंट का है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो ये वाला दिखाते हैं, जिस पॉइंट पर ये टच करता है, जिस पॉइंट पर इसने टच किया, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो एंगल हमेशा 90 बनता है। ऐसा क्लास 9 में हमने प्रूफ किया है, पढ़ा नहीं, प्रूफ किया है। तो O से Q को मिलाया एंगल 90, O से R को मिलाया एंगल 90 और एंगल B 90 दिया गया है। एंगल जो B है वो 90 दिया गया है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90, तो फिर ये भी 90 होगा। तो चारों एंगल 90 हैं। हो सकता है ये रेक्टेंगल हो सकता है ये स्क्वायर। चेक करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा इसमें कि हमको पता है BQ और BR भी तो आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि B जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सर्कल के बाहर है और ये टेंजेंट ड्रॉ है BR और BQ। तो BR और BQ इक्वल है। तो कन्फर्म है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल अगर 90 हैं और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो कन्फर्म है वो क्या होगा, स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल में क्या होती है ना, अपोजिट साइड से इक्वल होती है। यहाँ तो एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ये इसके इक्वल, तो चारों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो गई और चारों एंगल 90। कन्फर्म है ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो सेकंड का आंसर हो गया स्क्वायर। और मैं आपको बताऊं आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हैं। अदरवाइज आप बता सकते हैं कि एंगल Q इज 90, एंगल R 90। क्यों,
क्योंकि सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं एंगल 90 बनता है। तो आप लिख सकते हैं ज्वाइन द सेंटर टू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतना आप लिख के आ सकते हैं। सो एंड यहाँ पे आप लिखे बी क्यू इज इक्वल्स टू बी आर, सो इट इज़ अ स्क्वायर। आप इतना करके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर एक प्रॉपर वे में आंसर देना है तो आप इतना करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन सिंपल थे, इसीलिए मैंने उनको इसी पे आपको कंसोल जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, इसको कंसोल कहते हैं, तो कंसोल पे ही मैंने आपको ये लिख के दिखा दिया। बाकी के जो दो आंसर हैं जो थोड़े लेंदी लगे तो मैंने उनको पहले से ही लिख लिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। इसको हटाता हूँ मैं। इसको मैं इधर कर देता हूँ और अपने इस आंसर को मैं आगे जूम करता हूँ जिससे आपको ये दिखता रहे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, मैं इसको लेके आता हूँ। इसमें क्या पूछा गया है मैं पहले ज़रा उस पर जाता हूँ, क्या इसमें पूछा गया है। तो पहले इसमें बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी, मतलब पीसी की आपको लेंथ फाइंड करनी, पीसी इन द टर्म ऑफ एक्स, हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब पीसी बताना इन द टर्म ऑफ एक्स, फिर आपको एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए ये था, चलिए इसको देखते हैं अब आ जाइए इस पर। अब यहाँ पे मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा हुआ है इसलिए कि टाइम ना बेकार ज़्यादा हो। अब तो ये पोर्शन हमने एक्स कंसीडर किया था तो ए आर भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स। अब ये एंगल 90 है बी, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 पूरा प्लस 15 का स्क्वायर, तो ए सी निकल गया 274। अच्छा अब देखिए ए पी एक्स है, कन्फर्म है, ये तो गिवन था। ए पी एक्स है तो पी सी क्या होगा, अगर इतना पोर्शन निकल के आया अंडर रूट 274 और ये पोर्शन एक्स है तो पी सी क्या होगा 274 से माइनस कर देंगे तो हमारा ये क्या निकल गया गया पीसी निकल गया गया। अच्छा इन द टर्म ऑफ एक्स निकालना था, आ गया एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी। चलिए अब देखते हैं ए आर जो हमारा एक्स है तो बी आर कितना होगा। अगर आपसे मैं पूछूं बी आर कितना होगा 7 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि ए बी पूरा एक्स है, सॉरी ए बी 7 है और ए आर हमारे पास एक्स है तो बी आर कितना होगा 7 माइनस एक्स होगा। तो हमने लिखा बी आर क्या होगा 7 माइनस एक्स, और जो बी आर होगा वो ही बी क्यू होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपस में क्या होते हैं जी इक्वल होते हैं। अब हमसे मैंने आपसे कहा क्यूसी क्या हुआ, क्यूसी ये पूरा 15 है, 15 से अगर बी क्यू माइनस कर दें तो क्या क्यूसी निकल कर नहीं आ जाएगा, और यही हमने किया है। चलिए देख आपको दिखाते हैं, तो यही हमने किया है। तो क्यूसी क्या होगा, बी सी 15 है पूरा, उसमें से बी आर और बी क्यू बराबर, इसको माइनस किया तो आंसर आया 8 प्लस एक्स। और देखिए जो हमारा पीसी होगा, जो हमारा पीसी होगा, इसको गौर से, जो हमारा पीसी होगा, चलो मेरे को हटा दूँ इसको जरा, हट जाओ यार कैसे कर रहा हूँ, इसको हटाता हूँ। जो हमारा पीसी होगा वही हमारा क्यूसी होगा, क्योंकि सी क्या है उस सर्कल के बाहर का पॉइंट है। बस इतनी एक ही थ्योरम का बार बार इसमें यूज़ हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अच्छा फिर पीसी और क्यूसी बराबर है, ठीक है। अब बस पीसी की वैल्यू 274 माइनस एक्स है, ये रही देखो, और क्यूसी हमारा कितना 8 प्लस एक्स, इन दोनों को बराबर रख दिया। फिर यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, माइनस के एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो गया, 8 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो ये हमारा निकल गया है आंसर एक्स। अच्छा अब इसका जो नेक्स्ट और करके जो पार्ट दिया गया उसमें ये था कि रेडियस आर निकालो इन द टर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। ऐसे में मैं आपको एक मतलब फॉर्मूला गया, हम लोगों ने ऐसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से किया है, उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल टच करता हुआ बनना है और हाइपोटेन्यूज को सी से कंसीडर किया है, ये ए है ये बी है और ये रेडियस आर है, तो आर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला, इससे हम लोग डायरेक्ट आर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप करने बैठोगे तो बहुत लेंदी होगा, इसका तो हम लोगों ने प्रूफ वगैरह सब कुछ किया, बट इस फॉर्मूले को आप याद भी कर सकते हो, डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यही है यहाँ पर कि आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो जो हाइपोटेन्यूज था वो 274 माइनस में था तो उसको माइनस किया अपॉन 2, जी डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ये ए ले लो, कोई भी एक साइड को ए ले लिया हमने,
किसी भी एक साइड को ए, इस साइड को बी, और हाइपोटेन्यूज को हमेशा माइनस करते हैं सी। तो एक साइड 7 थी, एक साइड 15 थी अपॉन 2। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने इस केस स्टडी को कोशिश की आपको समझाने की। देखो केस स्टडी में क्या है, मैं इसको कंसोल पर इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इसमें एक्चुअली में डायग्राम होते हैं। तो डायग्राम कब समझ आते बच्चों को? डायग्राम बच्चों को तभी समझ आएंगे जब हम उनको दिखा पाएँ आपको। मैं वाइट बोर्ड पे इसलिए इसको बता नहीं सकता, वाइट बोर्ड पे उतना इमेज नहीं बना सकता। अब कोशिश कर रहे हैं थोड़ा टेक्निकली साउंड होने की। तो आप लोग, एक टीचर एक कोशिश ही करता है, चाहे कोई भी टीचर हो, मैं या कोई भी, कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएँ। फिर भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आपको लग रही है सर उतना क्लियर नहीं पाई, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इस चीज़ को एडवाइस दें। फिर हो सकेगा उसको मैं और ज़्यादा बेहतर करूँ और इम्प्रूव करूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, समझा दिया। और नहीं, हो सकता आपको नहीं आया हो समझ में, या हो सकता है आ गया हो समझ में। तो जो भी डाउट्स हैं क्लियर करें, सबको कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि सर ये डाउट हो रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड कैसा भी है, या टेक्निकली कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसको बताइए। बट केस स्टडी में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप करने बैठे हैं तो वो तभी करिए जब आपको एनसीईआरटी का बेसिक आता है। अगर बेसिक नहीं आएगा, क्योंकि हम ये टीचर्स मानकर चलते हैं, केस स्टडी बच्चा तभी करेगा जब उसको बेसिक आता है। बेसिक नहीं आता तो हम तो आपको बेसिक समझाएं या फिर हम क्वेश्चन को समझाएं, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग केस स्टडी तभी करेंगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट आता हो। और ये 12 नंबर आपको देंगे यार, ये 12 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बहुत ही सिंपल है ये। तो ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर का मैंने एक सिलेक्ट किया क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों से, एग्ज़ाम आने वाले हैं। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।